जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 टोक्यो से इटामी जाने के लिए उड़ान भरती है। जहाज में बैठे किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता था कि वो एक ऐसी फ्लाइट में बैठे हैं जो उन्हें सीधा मौत के मुंह में ले जा रही है। टेक ऑफ के 12 मिनट बाद जब जहाज 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता है तो जहाज में एक जोरदार धमाका होता है और जहाज का पिछला वाला हिस्सा जहाज से उखड़कर अलग हो जाता है, जिससे जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। जहाज के सभी कंट्रोल सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं, जिससे पायलट्स अपने ही जहाज में महज दर्शक बनकर रह जाते हैं। जहाज में मौजूद सभी यात्री दहशत में आ जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जहाज में ऐसा क्या हुआ। जहाज बड़ी ही तेजी से सामने एक पहाड़ी की ओर बढ़ता है। समय बहुत कम था और पहाड़ महज कुछ ही मिनट की दूरी पर था। जहाज लोगों की चीखों से गूंज रहा था। पायलट जहाज को कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन जहाज बड़ी ही तेजी से उस पहाड़ी की ओर बढ़ता ही जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर, स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। 12 अगस्त साल 1985 बोइंग 747 जिसको जापान एयरलाइंस के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था। इस जहाज पर 509 यात्री और 15 क्रू मेंबर्स सवार थे। ये एक डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसको टोक्यो के हनेडा एयरपोर्ट से ओसाका जाना था। ये जापान के सबसे बिजी रूट में से एक है। इस रूट पर हर दिन हजारों यात्री ट्रेवल करते हैं। इस फ्लाइट में मौजूद सभी 524 लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि वो एक ऐसे प्लेन में सफर करने वाले हैं जिसमें पिछले कई सालों से एक कमजोरी छुपी हुई है, जो समय के साथ एक कैंसर की तरह बड़ी होती जा रही है और एक टाइम बॉम्ब की तरह कभी भी फट सकती है। और इस कमजोरी पर अभी तक किसी का भी ध्यान नहीं गया। इस फ्लाइट की कमान 3 अनुभवी लोगों के हाथ में थी। इस फ्लाइट के कप्तान थे 49 वर्षीय मसामी टकाहामा, जिन्हें 12,500 घंटों का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। इस फ्लाइट पर फर्स्ट ऑफिसर थे युटाका ससाकी, जिन्हें 4,000 घंटे का फ्लाइट उड़ाने का अनुभव था। ये उनके लिए एक स्पेशल फ्लाइट होने वाली थी, क्योंकि इस फ्लाइट के बाद इन्हें कप्तान का दर्जा मिलने वाला था। और इस जहाज के फ्लाइट इंजीनियर थे हिरोशी फुकुदा, जिन्हें 10,000 घंटों का अनुभव था। कुल मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है कि इस जहाज पर जितने भी लोग सवार थे वो सभी सुरक्षित हाथों में थे। लेकिन आज इस जहाज पर कुछ ऐसा होने वाला था जिसके लिए ये तीनों अनुभवी लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और ना ही कभी उन्होंने ये सपने में सोचा था कि उन्हें कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। शाम का वक्त था। जहाज रनवे पर उड़ान भरने के लिए दौड़ लगाता है और 6:04 पर ये टेक ऑफ करता है। उस दिन मौसम बहुत खराब था, तो कप्तान ने जहाज को समुद्र के ऊपर से होते हुए एक दूसरे रूट से ले जाने का फैसला किया। ये इस जहाज की बहुत ही छोटी यात्रा होने वाली थी, इतनी छोटी कि जैसे ही ये जहाज अपने हाई एल्टीट्यूड 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचता तो ये तुरंत लैंड करने के लिए नीचे आने लगता। जहाज टोक्यो की खाड़ी के ऊपर से उड़ान भरते हुए ओसाका की ओर मुड़ता है। शुरुआत में इस जहाज में प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चलता है। जैसे जैसे ये जहाज ऊपर उठता जाता है वैसे वैसे जहाज के अंदर वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि आप पृथ्वी की सतह से जितना ऊपर की ओर जाते जाओगे उतना ही ज्यादा पृथ्वी का वायुमंडल पतला होता जाता है, जिस वजह से वायुमंडलीय दबाव कम होता जाता है। जब जहाज ऊंचाई पर जाता है तो उसमें जहाज के इंजन के द्वारा एयर प्रेशर को बढ़ाया जाता है, जिससे जहाज में बैठने और श्वास लेने में कोई दिक्कत ना हो। और जापान एयरलाइंस की फ्लाइट 123 के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे जैसे जहाज ऊंचाई पर बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे जहाज के अंदर प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा था। आपको बता दूं कि जब भी कोई जहाज ऊंचाई पर होता है तो जहाज के अंदर का एयर प्रेशर ज्यादा होता जाता है और बाहर एयर प्रेशर बहुत कम होता है। यही कारण होता है कि जहाज के ढांचे को इतनी मजबूती के साथ बनाया जाता है कि हवा में इस एयर प्रेशर डिफरेंस की वजह से कहीं जहाज एक्सप्लोड ना कर जाए। जापान एयरलाइंस का ये बोइंग 747 जहाज पिछले 11 सालों से लगातार उड़ान भरते आ रहा था, लेकिन किसी ने भी ये नोटिस नहीं किया कि जहाज के पिछले वाले हिस्से में बहुत बड़ी वीकनेस मौजूद है। दरअसल इस उड़ान से करीब 7 साल पहले इस जहाज के साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। साल 1978 की बात है, जब एक रूटीन फ्लाइट के दौरान ये जहाज रनवे पर लैंड कर रहा था, तब जहाज का ये पिछला वाला हिस्सा रनवे से टकरा गया। इस एक्सीडेंट की वजह से इस जहाज में बैठे 25 यात्रियों को चोट भी आई थी, जिनमें से 2 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। लेकिन गनीमत ये थी कि इस हादसे में कोई जान नहीं गई। लेकिन इस एक्सीडेंट की वजह से जहाज का पिछला वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है, जिस वजह से इस जहाज को कुछ समय के लिए सर्विस से डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है और इसकी रिपेयरिंग की
जाती है। रिपेयरिंग के बाद ये जहाज फिर से पहले की ही भांति अपनी उड़ान भरने लगता है, लेकिन अब जहाज पहले के जैसा नहीं था। परेशानी ये थी कि जब इस जहाज की रिपेयरिंग को किया गया था तब इसमें कुछ कमियां रह गईं, जिस वजह से रिपेयरिंग के बाद ये जहाज जितनी भी बार उड़ान भरता तो इस जहाज का पिछला वाला हिस्सा और ज्यादा कमजोर होता जा रहा था और जहाज की ये कमजोरी सभी की नजरों से छुपी हुई थी। और आज इस कमजोरी की वजह से इस जहाज पर बहुत बड़ी घटना घटने वाली थी। हर उड़ान में जहाज के अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से जहाज का ये पिछला वाला हिस्सा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था, जिस वजह से आज जब ये जहाज अपने हाई एल्टीट्यूड पर पहुंचता है तो इसके पिछले वाले हिस्से में प्रेशर की वजह से एक ब्लास्ट होता है और जहाज के अंदर मौजूद प्रेशराइज्ड हवा जहाज के बाहर निकल जाती है। जहाज पीछे से पूरी तरह से खुल जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से जहाज के पीछे लगा रडर और अन्य जरूरी कंट्रोल सिस्टम भी हवा में उड़ जाते हैं। जहाज के अंदर जो भी चीजें ऐसी थीं जो किसी से बंधी नहीं थी, वो सब जहाज में बने उस होल से बाहर निकलने लगती हैं। जहाज के अंदर ये नजारा देख सभी यात्री डर के मारे चीखने लगते हैं। लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से क्या हुआ। जहाज का पिछला हिस्सा खुल जाने की वजह से जहाज के अंदर एयर प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है, जिस वजह से यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। यात्रियों के ऑक्सीजन मास्क बाहर निकल आते हैं और सभी यात्री अपना अपना ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं। सभी यात्री बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। इधर कॉकपिट में अलार्म बजने लगते हैं। उनके सामने कंट्रोल पैनल पर जहाज के अंदर का प्रेशर 0 दिखने लगता है। कप्तान ने वापस टोक्यो जाकर तुरंत लैंड करने का फैसला किया। कप्तान ने ट्रांसपोंडर को डिस्ट्रेस सिग्नल ब्रॉडकास्ट करने के लिए सेट किया और फर्स्ट ऑफिसर से प्लेन को राइट साइड में मोड़ने के लिए कहा। पायलट ने एटीसी से जहाज को इमरजेंसी लैंड कराने की परमिशन मांगी और जहाज को टोक्यो की ओर दाईं ओर मोड़ा। लेकिन जैसे ही जहाज दाईं ओर मुड़ा वैसे ही प्लेन झुकने लगता है। पायलट ने जहाज को सीधा करने का खूब प्रयास किया, लेकिन परेशानी ये थी कि जहाज को कंट्रोल करने के लिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है वही फेल हो गया। हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने का मतलब था कि अब पायलट्स अपने ही प्लेन में महज यात्री बनकर रह गए थे। वो केवल प्लेन को चलते हुए ही देख सकते थे कि प्लेन कैसे और कहां जा रहा है, लेकिन अब वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हाइड्रोलिक सिस्टम के फेल होने का मतलब है मौत। पायलट्स ने अपने सिस्टम फेलियर के बारे में एटीसी को बताया तो एटीसी को समझ आ चुका था कि ये कोई ऐसी इमरजेंसी लैंडिंग नहीं है जिसमें प्लेन को किसी बीमार व्यक्ति या फॉल्टी इंजन की वजह से लैंड कराया जा रहा हो, बल्कि ये तो एक सीरियस इमरजेंसी है जिसमें पूरा जहाज ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जहाज के पीछे ये जो टेल फिन होते हैं, इनका काम जहाज को स्टेबिलिटी देना होता है ताकि जहाज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सही से उड़ सके। लेकिन फ्लाइट 123 की ये टेल फिन ही उड़ चुकी थी तो जहाज हवा में स्विंग कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो पेड़ से कोई पत्ती टूटकर गिरती है। इस तरह के फिनोमिनन को डच रोल बोला जाता है। अब परेशानी ये थी कि बिना कंट्रोल्स के जहाज अब एक रोलर कोस्टर की तरह चल रहा था, जिससे कभी जहाज अचानक हवा में बहुत ऊपर की ओर उठने लगता तो कभी जहाज बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता। जहाज एक अजीब तरह के रोलर कोस्टर मोशन में फंस चुका था, जिसको बिना कंट्रोल्स के अनुभवी पायलट्स के द्वारा भी कंट्रोल करना संभव नहीं था। जहाज पर बैठे हर एक यात्री को अब मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब परेशानी ये थी कि पायलट्स जहाज को कंट्रोल करने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपना ऑक्सीजन मास्क पहनने का ही ध्यान नहीं रहा, जिससे पायलट्स हाइपोक्सिया का शिकार होने लगे और उनका दिमाग बेहोशी की हालत में जाने लगा। उनके सोचने समझने की क्षमता कम होती जा रही थी। एटीसी ने पायलट्स को कई बार कॉल्स भी किए, लेकिन हाइपोक्सिया की वजह से पायलट्स ने एटीसी के किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। इधर एयरपोर्ट पर जहाज को इमरजेंसी लैंड कराने के लिए बिल्कुल खाली कर दिया गया, लेकिन प्लेन को तभी लैंड कराया जा सकता था जब पायलट्स जहाज को कंट्रोल कर पाएं। फिलहाल के समय में पायलट्स केवल जहाज के इंजन्स की स्पीड को ही कंट्रोल कर सकते थे। पायलट्स ने अब इंजन्स की मदद से प्लेन को कंट्रोल करना शुरू किया और काफी ट्रायल और एरर्स के बाद प्लेन के रोलर कोस्टर मोशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। जहाज अब स्टेबल मोशन में आ चुका था। जहाज में बैठे सभी यात्रियों को भी लगने लगा कि अब उनके पास बचने की एक उम्मीद है। अब पायलट्स ने एटीसी के कॉल्स पर भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया। एटीसी ने पायलट्स को नगोया एयरपोर्ट पर लैंड करने को कहा क्योंकि वो एयरपोर्ट उनके ज्यादा नजदीक था, लेकिन पायलट्स ने नगोया एयरपोर्ट पर उतरने से मना कर दिया क्योंकि नगोया एक छोटा एयरपोर्ट था। पायलट ने एटीसी को हनेडा एयरपोर्ट पर ही उतरने को कहा क्योंकि हनेडा एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और उस पर बहुत ज्यादा इमरजेंसी सुविधाएं भी मौजूद थीं। पायलट्स किसी भी हालत में जहाज पर मौजूद किसी भी यात्री को संकट में नहीं डालना चाहते थे। पायलट्स का ऐसा मानना था कि अगर वो ठीक से इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कर पाए तो कम से कम जहाज को हनेडा एयरपोर्ट के बड़े रनवे पर कंट्रोल क्रैश तो करवा ही सकते हैं।
पायलट्स को ये तो पता चल चुका था कि प्लेन में कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन असल में प्लेन में क्या डैमेज हुआ था इस बात से कॉकपिट में बैठे ये तीनों ही लोग अभी अनजान थे। तो स्थिति का जायजा लेने के लिए फ्लाइट इंजीनियर ने फ्लाइट अटेंडेंट से इंटरफोन पर बात की तो फ्लाइट अटेंडेंट ने बताया कि जहाज का पिछला वाला हिस्सा टूट चुका है और बैगेज कंपार्टमेंट कोलैप्स कर चुका है और सभी यात्री अपना अपना ऑक्सीजन मास्क पहने हुए हैं। अभी तक कॉकपिट में पायलट्स इस सिचुएशन को हैंडल करने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने ऑक्सीजन मास्क नहीं पहना था, जिससे उनका दिमाग धीरे धीरे हाइपोक्सिया का शिकार होता जा रहा था। पायलट्स जहाज को लैंड कराने के लिए सिर्फ उसके इंजन्स को ही कंट्रोल कर सकते थे और उन्होंने इंजन्स की मदद से जहाज की ऊंचाई को कम करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्हें धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। जहाज धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगा। अब जहाज के क्रू को भी अंदाजा हो चुका था कि वो इसको सिर्फ इंजन्स की मदद से ही लैंड करवा सकते हैं, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी। जहाज में मौजूद सभी यात्री नीचे मौजूद माउंट फ्यूजी को गुजरता हुआ देख पा रहे थे। जहाज ने सिर्फ कुछ ही समय के लिए पायलट्स को ऐसा एहसास कराया था कि वो उनके कंट्रोल में है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जहाज अभी भी एक रोलर कोस्टर की भांति हवा में इस तरह से उड़ रहा था जैसे मानो किसी पक्षी के पंख ही कट चुके हों। जो लोग जमीन पर खड़े होकर इस जहाज को उड़ता हुआ देख रहे थे, उनका यह कहना था कि यह जहाज उड़ते समय ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई पक्षी नशे में उड़ रहा हो। उन्होंने इस जहाज के कुछ फोटो भी लिए जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि जहाज का रडर गायब है। पायलट्स ऐसी सिचुएशन में जहाज पर मौजूद हर एक व्यक्ति की जान बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे और उन्होंने जहाज के लैंडिंग गियर को नीचे गिराने का सोचा कि शायद जहाज थोड़ा बहुत कंट्रोल में आए। लेकिन परेशानी ये थी कि कॉकपिट में मौजूद सभी कंट्रोल बटन कॉकपिट में सिर्फ सजावट का सामान बनकर रह गए थे, क्योंकि लैंडिंग गियर को नीचे गिराने के लिए भी हाइड्रोलिक पावर की जरूरत पड़ती। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ग्रेविटी की मदद से बिना हाइड्रोलिक पावर के लैंडिंग गियर को अभी भी नीचे किया जा सकता था। तो पायलट्स ने इस मेथड का उपयोग करके लैंडिंग गियर को नीचे किया। हालांकि इससे कोई फायदा तो नहीं मिला, बल्कि उल्टा जहाज का डच रोलिंग और तेज हो गया। अब पायलट्स पूरी तरह से हताश हो चुके थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और प्लेन को कंट्रोल करने के लिए जूझते रहे। पायलट्स जहाज को टोक्यो की ओर मोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जहाज में मौजूद लेफ्ट साइड वाले इंजन को तेज रफ्तार से चलाया और राइट साइड वाले इंजन को धीमी रफ्तार से चलाया, जिससे कि जहाज टोक्यो की ओर मुड़ सके। अच्छी बात यह थी कि ऐसा करने से जहाज टोक्यो की ओर मुड़ा भी और जहाज की ऊंचाई धीरे धीरे कम भी हो रही थी। लेकिन पायलट्स का दिमाग जहाज को कंट्रोल करते करते पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था और हाइपोक्सिया के कारण वो ये सोच विचार नहीं कर पा रहे थे कि जहाज को आगे कंट्रोल करने के लिए कौन से इंजन की पावर को ज्यादा रखना है और कौन से इंजन की पावर को कम रखना है। पायलट्स कोई भी लॉजिकल डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो उन्होंने सभी इंजन की पावर को धीमा कर दिया, जिससे जहाज तेजी से नीचे की ओर आने लगा। जहाज नीचे तो आया, लेकिन नीचे आने के बाद इसके लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि जहाज सीधा पर्वत श्रृंखलाओं की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा था। अगर जहाज को ऊपर नहीं उठाया गया तो प्लेन सीधा पहाड़ से टकरा जाएगा। इस टकराव को रोकने के लिए पायलट्स ने जहाज के सभी इंजन्स को फुल पावर के साथ चलाया, लेकिन बिना हाइड्रोलिक कंट्रोल्स के जहाज को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा कठिन था। केवल इंजन्स के सहारे ऐसा कर पाना संभव नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। पायलट्स प्लेन को ऊपर उठाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन जहाज तेज रफ्तार से नीचे की ओर बढ़ता ही चला जाता है। फर्स्ट ऑफिसर ने सुझाव दिया कि क्यों ना जहाज को फ्लैप्स के जरिए कंट्रोल किया जाए। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जहाज के विंग्स पर लगे इन बड़े बड़े ब्लेड्स को फ्लैप्स बोला जाता है। इनका इस्तेमाल जहाज की लैंडिंग और टेक ऑफ कराने के लिए किया जाता है, लेकिन बिना हाइड्रोलिक पावर के फ्लैप्स को कंट्रोल कर पाना संभव नहीं था। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जहाज के बैकअप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के द्वारा इन फ्लैप्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता था। पायलट्स ने बैकअप इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जरिए फ्लैप्स को नीचे करना शुरू किया, जिसका फायदा ये मिला कि जहाज का रोलर कोस्टर मूवमेंट अब ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुका था। अब इमरजेंसी के बाद ऐसा पहली बार था कि जहाज पूरी तरह से कंट्रोल में लग रहा था। पायलट्स का दिमाग भी अब अच्छी तरह से काम कर रहा था, क्योंकि अब उन्हें लोअर एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन की भी कोई कमी नहीं थी। पायलट्स अब जहाज को फिर से एयरपोर्ट की ओर मोड़ सकते थे। पायलट्स ने फिर से एटीसी से संपर्क किया और एटीसी से पूछा कि उन्हें कौन सी दिशा में मुड़ना चाहिए ताकि वो एयरपोर्ट पर पहुंच सकें। जहाज अभी हनेडा एयरपोर्ट से 55 मील दूर नॉर्थ वेस्ट में था। ये दूरी कुछ ज्यादा नहीं थी, जहाज कुछ ही समय में इस दूरी को कवर कर सकता था। बस परेशानी ये थी कि जहाज को इस डायरेक्शन में कैसे मोड़ा जाए। फर्स्ट ऑफिसर ने फ्लैप्स के ड्रैग को कम करने के लिए थ्रॉटल को आगे बढ़ाया,
लेकिन ऐसा करने से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। जो फ्लैप्स अभी तक जहाज को संतुलन दे रही थी, वही फ्लैप्स अब जहाज के संतुलन को तेजी से बिगाड़ती जा रही थी। फ्लैप्स एक सर्टेन पॉइंट पर रुकने की बजाय वो एक्सटेंड होती ही गई और लेफ्ट साइड वाली फ्लैप बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो चुकी थी, जिससे जहाज के लेफ्ट साइड में ज्यादा लिफ्ट पैदा होने लगा और जहाज थोड़ा सा टिल्ट होकर राइट साइड में मुड़ने लगा। जहाज का टिल्ट बढ़ता ही चला जा रहा था और एक बार फिर से जहाज तेजी से नीचे की ओर गिरने लगता है। कॉकपिट में बैठे इन तीनों बहादुर लोगों ने जहाज को कंट्रोल करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। कॉकपिट में बैठे ये तीनों बहादुर लोग जहाज को तेजी से नीचे पर्वत श्रृंखलाओं की ओर गिरता हुआ देख पा रहे थे। मौत इन्हें साफ साफ दिखाई दे रही थी। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो ये जहाज सीधा पहाड़ों से टकरा जाएगा। लेकिन वो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। पायलट्स को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि अब इस जहाज को पहाड़ों में क्रैश होने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन एक आखिरी प्रयास शायद जहाज पर मौजूद 524 लोगों की जान बचा सकता था। तो पायलट्स ने जहाज को कंट्रोल में लाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया, लेकिन शायद अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। जहाज अब इतना नीचे आ चुका था कि उसकी राइट विंग एक पहाड़ी से टकराकर टूट जाती है और जहाज बियावान पहाड़ियों के बीच क्रैश कर जाता है और जमीन से टकराते ही जहाज से आग की लपटें निकलकर आसमान को छूने लगती हैं। इधर एटीसी अपनी रडार पर जहाज को गायब होता हुआ देख पा रही थी। एटीसी पायलट से संपर्क बनाने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी ओर से कोई जवाब नहीं आता। वहां से होकर एक जापानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट गुजर रहा था, जिसने पहाड़ियों में आग की लपटों को उठता हुआ देखा, जिसकी जानकारी उन्होंने एटीसी को दी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि फ्लाइट 123 क्रैश कर चुकी है। उसी समय में अमेरिकी एयरफोर्स का एक जहाज उधर से होकर उड़ान भर रहा था और उन्होंने उस प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए जापानीज अथॉरिटीज से परमिशन मांगी, लेकिन जापानीज अथॉरिटीज ने यूएस मिलिट्री के उस ऑफर को ठुकरा दिया और उनसे कहा कि हम खुद उन यात्रियों को रेस्क्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पर जापानीज अथॉरिटीज से एक बहुत बड़ी चूक हो जाती है। जापानीज अथॉरिटीज को ये लग रहा था कि इतने बड़े प्लेन क्रैश में शायद कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचा होगा। इस वजह से उन्होंने सुबह तक कोई भी रेस्क्यू अभियान नहीं चलाया। जब अगले दिन की सुबह में रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने वहां देखा कि 524 यात्रियों में से महज 4 यात्री ही ऐसे थे जो इस भीषण प्लेन दुर्घटना में जिंदा बचे थे। जिंदा बचे लोगों ने बताया कि अगर प्लेन क्रैश के कुछ ही समय बाद अगर रेस्क्यू टीम वहां पहुंच जाती तो कई सारे लोगों को इस दुर्घटना में बचाया जा सकता था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको गंभीर चोटें आई थी, जिन्हें अगर समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन जापानीज अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से उन चुनिंदा बचे कुचे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस दुर्घटना के बाद एविएशन इंडस्ट्री में बहुत से बदलाव किए गए और सबसे पहला बदलाव ये था कि अगर कभी भी कोई भी प्लेन क्रैश होगा तो रेस्क्यू टीम को घटनास्थल पर तुरंत पहुंचना ही पड़ेगा। इस दुर्घटना के बाद बोइंग कंपनी ने अपने जहाजों के डिजाइन में बदलाव किए और जहाजों को कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि किसी भी क्रिटिकल कंडीशन में हाइड्रोलिक कंट्रोल हमेशा पायलट्स के हाथों में रहे। ये इतिहास की भीषण और दिल दहला देने वाली प्लेन दुर्घटना थी। दोस्तों, ऐसी ही एक और प्लेन क्रैश की दुर्घटना एंडीज की पर्वत श्रृंखलाओं में घटी थी, जब एंडीज की पहाड़ियों से गुजरते हुए एक विमान के दोनों विंग टूट जाते हैं और विमान एंडीज की पहाड़ियों में क्रैश कर जाता है। लेकिन सबसे दुखद घटना ये थी कि उस प्लेन क्रैश में बहुत सारे लोग जिंदा भी बचे थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बन गईं कि उन्हें कभी रेस्क्यू किया ही नहीं जा सका। जिंदा बचे लोगों ने वहां पर अपने ही परिवारजनों की मुर्दा बॉडीज को खाकर महीनों तक सरवाइव किया। सच में एंडीज की पर्वतमालाओं में क्रैश हुई फ्लाइट 571 की कहानी रूह कपा देती है। फ्लाइट 571 की कहानी को आप स्क्रीन पर दिख रही इस वीडियो पर देख सकते हो। मैं आपको वहीं मिलता हूँ।